निदेशकाः प्रोफेसर् लोकमान्यमिश्रमहोदयाः अतः सम्प्रार्थे ते आश्रिवचोभिः अस्मान् कृतार्थीकुर्वन्तु। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आदरणीय मंचस्थ दार्शनिक विद्वान तथा उपस्थित बंधुओं, यह सौभाग्य की बात है इस परिसर में दर्शन शास्त्र विद्या शाखा द्वारा एक इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन परीक्षा की अवधि में किया जा रहा है, इसलिए हमारे परिसर के प्राध्यापक और छात्र नजर नहीं आ रहे हैं, अन्यथा वो इतने ज्यादा हैं, केवल प्राध्यापक को भी अगर बैठाया जाए तो बिल्कुल जगह नहीं बचती है, अलग कुर्सियां लगानी पड़ती है। लेकिन चूंकि परीक्षा चल रही है इसलिए ये केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिसमें कि रुचि लेते हैं और मनोयोग से यहाँ पधारे हुए हैं। इस कक्ष में उपस्थित जितने भी दार्शनिक हैं, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो कि इस संबोधन से संबोधित नहीं किया जा सकता। यद्यपि मैं जिज्ञासु हूं, मैं आरंभिक अवस्था में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रविष्ट भी हुआ। एक विषय का चयन बीए में जब प्रवेश लिया था तो मैंने किया था, लेकिन दर्शन शास्त्र विभाग मैंने पहले भी आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी को बताया था कि केवल पाश्चात्य विद्या को ही, पाश्चात्य दर्शनों को ही दर्शन शास्त्र मानता है। अंग्रेजी माध्यम से केवल पढ़ाया जाता था। चूंकि मेरी प्रवृत्ति संस्कृत अध्ययन की ज्यादा थी, इसलिए मैंने बीए ऑनर्स जब का चयन किया तो मैंने दर्शन शास्त्र का मुझे छोड़ना पड़ा बड़े भारी मन से। आज मुझे उसका दुख हो रहा है कि मैं सबके बीच में हूं, मैं अकेला अदार्शनिक हूं, बाकी सब दार्शनिक हैं। लेकिन मैं आपको देख रहा हूं इसलिए मैं भी दर्शन शास्त्र को मैं सबसे पहले इस ऊहापोह में हूं कि मैं कहाँ शुरू करूं अपनी बात को। मैं संयोजक से शुरू करता हूं। एक कालिदास की उक्ति है, व्यूढ़ो रसको वृषस्कंदः शाल प्रांशुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमम देहम। ये हमारे जो संयोजक हैं, इस संगोष्ठी के आयोजन से पूर्व प्रायः या कार्यशाला के आयोजन से पूर्व प्रायः अनेक समितियां बनती है और उनकी मीटिंग्स होती है और कार्य वितरण होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इस कार्यशाला में ये चूंकि इतने सक्षम हैं कि इन सब की जरूरत इन्होंने नहीं समझी। एक भी इस प्रकार की संगोष्ठी नहीं, सीधा मेरे पास आते थे कि ये ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है करिए, और हर चीज केवल इशारों में ये सब करते थे। आपसे संपर्क करना, इतने सारे ग्रुप्स बनाना, आपसे पंजीयन कराना, वास्तव में ये बहुत गौरवशाली क्षण है इस परिसर के लिए। और मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं कि इस राजस्थान गर्मी के लिए विख्यात है, कुख्यात है, उसके बावजूद आपने आने का साहस किया और सुदूर स्थानों से आप लोग पधारे हैं। मैं इस परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस कड़े मौसम में आपको आपकी जो आत्मिक शांति मिलेगी, आपकी जिज्ञासाओं की जो पूर्ति होगी, उससे आपको शीतलता जरूर होगी। ऐसे अच्छे अच्छे विद्वानों को इन्होंने बुलाया है जो कि प्रोफेसर पाही के समकालिक हैं, जिन्होंने कि इनके अंडर में पीएचडी भी की। एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है कि अपने सामने एक लिखा हुआ ग्रंथ, और जिस उद्देश्य से लिखा हुआ ग्रंथ है उस उद्देश्य की पूर्ति होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संतोष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को होगा इस कृत्य के लिए। सभी विभूतियां हैं और एक विशिष्ट लक्ष्य को, जैसे आपने बताया अभी, मैं इसको न्याय वैशेषिक का ग्रंथ मानकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरा चिंतन बदल दिया इन्होंने कि ये ग्रंथ वस्तुतः उनके जीवन का सार है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कि देश विदेश में अध्ययन किया और इतने वैदुष्य की पराकाष्ठा, दार्शनिक पक्ष की, साहित्यिक पक्ष की और ज्ञान की पराकाष्ठा धारण किए हुए व्यक्ति ने अपने जीवन का निचोड़ के रूप में इस ग्रंथ को लिखा, और उसका अगर आप लोग अवलोकन कर लेते हैं, आलोडन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इसके बाद में हम लोगों का जीवन धन्य हो जाना चाहिए कि हमने ऐसे एक दार्शनिक, एक ऋषिकल्प दार्शनिक का
एक ऋषि कल्प यहाँ के प्राध्यापकों द्वारा, एक आचार्यों द्वारा इसका मंथन किया जाएगा और मंथन से जो नवनीत निकलेगा उससे हम लोग अभिभूत रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आगामी काल हमारे लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है दर्शन के क्षेत्र में, कि हमारे कई जो विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशयाः वाली बात होने वाली है। इसलिए मैं सबका अभिनंदन भी करता हूं और इस अवसर पे मैं आपको पुनः पुनः याद दिलाता हूं कि यहाँ जो पढ़ने वाली लू है उससे तभी आप बचेंगे जबकि आप कक्षा में रेगुलर रहेंगे। क्योंकि यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप राजस्थान में हैं। इसलिए इसलिए आप बिल्कुल भूल के भी मत सोचिएगा कि आपको कहीं बाहर जाना है, और दिन में तो बिल्कुल ही नहीं। जब जाना है बाद में, दिन के अलावा, दिन निकलने के खत्म होने के बाद आप जाइए, तब आप जाइएगा, अदरवाइज यहीं रहिएगा, आपको यहाँ सब सुविधा मिलेगी। मेरे गुरुजी साक्षात यहाँ उपस्थित हुए, बड़े ही मुश्किल से आप पधारे हैं। इन्होंने ये केवल दार्शनिक नहीं है, इन्होंने दर्शन को जिया है। प्रोफेसर अवस्थी जी, मैं आपने जब सेवा आरंभ की उस सत्र का सबसे पहला छात्र मैं हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहली कक्षा भी विश्वविद्यालय में इन्होंने मेरी ही ली। तो बहुत ही अच्छा संयोग है, आप बहुत मुश्किल से पधारते हैं। पहले भी कई बार निवेदन हम कर चुके हैं, लेकिन अब न केवल आए हैं बल्कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी कहीं कोई विद्वान किसी भी स्थिति में ऐसा हुआ तो ये स्टेपनी के रूप में भी यहाँ आने के लिए तैयार हैं। कि ये बहुत बड़ा एक गौरव का क्षण है हम लोगों के लिए कि ऐसी विभूतियां हमारे लिए हमेशा तैयार रहेंगी। मैं प्रोफेसर लीना सक्करवाल जी के वैशेषिक दर्शन संबंधी जो प्रतिपादन किया, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मैंने अभिनंदन भी किया इनका, और वास्तव में एक इतना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी इन्होंने इतना विशिष्ट अध्ययन किया दर्शन के क्षेत्र में, और विशेषकर वैशेषिक दर्शन के क्षेत्र में। क्योंकि आजकल मूक्स या स्वयं जो पोर्टल है उस पे जो ज्ञान है वही ज्ञान है आजकल, वो माना जाता है। पुस्तक लोग कम देख रहे हैं, उस पोर्टल को ज्यादा देख रहे हैं। आप लोगों ने जो आधुनिक जानते होंगे कि आप नेट में सर्च करते होंगे, यूजीसी द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लेसन्स हैं, पोर्टल्स हैं, उसमें तो इनकी बहुत ही ख्याति है उसके क्षेत्र में। वस्तुतः जो दार्शनिक हमारे कुलपति जी का जो संकल्प है, उन्होंने स्वयं रुचि ली इसमें, और वो अभी अभी आपको उद्बोधन भी देंगे इस संबंध में। बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं, और उन्होंने इस संगोष्ठी में आने का संकल्प किया था। इसलिए मैं निश्चिंत था कि मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन नहीं करना है और उन्हीं को करना है, लेकिन अचानक कोई कार्यांतर होने के कारण नहीं आ पाए, और अभी अभी वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ में। मैं बहुत ज्यादा बोलकर सभी को बहुत ज्यादा दर्शन से अलग क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता। मैं सभी का पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ इस परिसर में। हर प्रकार की कोई भी बात हो तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हमारे जो संयोजक हैं बहुत ही समर्थ हैं। इस विभाग को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, एक विभागीय गीत प्रस्तुत किया। इससे अन्य विभागों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और मैं चाहता हूं आगामी काल में यह गीत केवल ऑडियो नहीं, सामने भी छात्रों की प्रस्तुति हो, उसको गाने के साथ में प्रस्तुति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद, सभी को बधाई। धन्यवादाः आचार्याः। अधुना अस्माकं विभागस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर रानी दाधीच महोदयाः कार्यशालायाः सहसंयोजिकाः सम्प्रार्थये कृपया धन्यवादं विज्ञापयन्तु इति। प्रणामः सर्वेभ्यः। किमस्ति, कालस्य न्यूनता आसीदेव इति धिया मया किञ्चित् अनुष्टुप् छन्दसि लिखितं, तदेव अहं श्रावयामि। सर्वप्रथमं मम गुरवः अत्र अद्य समागताः, महत् सौभाग्यम् अस्माकं गुरूणां कृते। धन्याहं कृतकृत्याहं गुरवः अत्र समागताः, आगमनेन अस्माकं तु सफला सन्तु मनोरथाः।
धन्यवाद महोदय अत्र आगमनाय। पुनः मंचस्थानां कृते कार्तज्ञं विनतो वितनोम्यत्र मान्यानां लोकसिद्धानां लोकमान्य मिश्र महोदयानां स्नेहीनां लीनाख्यानां राजेन्द्राख्य गुरूणां च समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतम्। कार्तज्ञम् अस्तु सर्वेषां सभायां ये समागताः पिपठिषवः पुस्तकस्य वैशेषिके गतिस्ते स्यात्। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे कुलपति महोदय का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। श्रियः निवासः इह जगति यत्र कुत्रापि राजते। श्रियः निवासः इह जगति यत्र कुत्रापि राजते विश्वविद्यालये अस्मिन् दृश्यते तत्तु सर्वदा। इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। पञ्चनिमेषाणाम् अनन्तरम् अस्माकं कुलपतयः अपि संयुक्ताः भवति आभासीयपटले। तेषाम् उद्बोधनं वयं शृणुमः। सर्वे वयम् अत्र समुपस्थिताः भवतां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतं। पुनः अत्र अस्मिन् उद्घाटन सत्रे धैर्येण भवन्तः सर्वे उपविश्य सर्वं श्रुतवन्तः, भूमिकां पीठिकां च ज्ञातवन्तः अधिगतवन्तः। धैर्याय अत्र धन्यवादं वितनोमि, कार्तज्ञं वितनोमि। पुनः प्रतिदिनम् अत्र उषित्वा अस्माभिः अतीव धैर्येण श्रोतव्यं, मन्तव्यं, निदिध्यासितव्यं। यथा अस्माकं निदेशकाः उक्तवन्तः, बहिर्गमनेन केवलं लू इत्येव प्राप्यते। अत्र उपविश्य ज्ञानस्य प्राप्तिः भवति। ज्ञान प्राप्ति भवति अनन्तरम् आनंद प्राप्तिः, लोकोत्तर सुख प्राप्तिः भवति। तर्हि कृपया सर्वेपि प्रतिभागिनः अत्रैव उषित्वा ज्ञान प्राप्ति कामाः भवन्तु इत्येव अहम् उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः। अध्यक्षाणाम् अनुमतिक्रमे इयं सभा तु शान्ता एव। अधुना निदेशकमहोदयानाम् अधुना राष्ट्रगानेन एव सभायाः समापनं कुर्मः। सर्वे उत्तिष्ठामः। अस्तु। अस्माकं समिधे विराजमानाः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संरक्षकाः, सारस्वततत्त्वार्णवनिमग्नाः, निखिलकलाकलापमर्मज्ञाः कुलपतयः, प्रोफेसर् श्रीनिवास परखिडी महोदयाः। अतः परिसरपक्षतः, विद्याशाखापक्षतः, कार्यशालापक्षतः हार्दं हार्दं स्वागतं करतलध्वनिना विज्ञापयामः इति। अधुना एते विद्वत्तल्लजाः विशिष्टेषु कार्येषु रताः सन्तः अपि कृपापूर्वकम् अस्मभ्यः विशिष्टं व्याख्यानं प्रयच्छन्ति। अतः सम्प्रार्थये स्वीय वाक्कुसुमैः इमां सभां विमण्डयन्तु, अलङ्कुर्वन्तु, विभूषयन्तु इति। प्रणामाः न श्रूयते भगवन्, न श्रूयते।
महोदय न श्रूयते। हाँ हाँ अस्तु आरब्धुं शक्यते। सर्वेभ्यः प्रणामाः। एवं कार्यक्रमस्य आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। श्रूयते वा आचार्यः? हाँ श्रूयते श्रूयते। अस्माकं समिधे विराजमानाः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संरक्षकाः, शास्त्रपारावार पीयूषरसपानतत्पराः, संस्कृतसंस्कृतिसंसेवनव्ययीकृतजीवनाः, संरक्षकाः, कुलपतयः, प्रोफेसर श्रीनिवास बरिखिडी महोदयाः, अतः परिसरपक्षतः, विद्याशाखापक्षतः, कार्यशालापक्षतश्च हार्दं हार्दं स्वागतं करतलध्वनिना व्याहरामः। अधुना एते विद्वत्तल्लजाः विशिष्टेषु कार्येषु रताः सन्तः अपि कृपापूर्वकम् अस्मभ्यः विशिष्टं व्याख्यानं प्रयच्छन्ति। अतः सम्प्रार्थये स्वीय वाक्कुसुमैः इमां सभां विमण्डयन्तु, विभूषयन्तु, अलङ्कुर्वन्तु च। ओम भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। जयपुर परिसरे दर्शन विभागेन जयपुर विश्वविद्यालयस्य राजस्थान विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागेन च सम्भूय समायोजितेऽस्मिन् वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था विषयके ज्ञानसत्रे उपस्थितान् निदेशक सहितान् सर्वानप्याचार्यान् प्रणौमि। वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श, इस ग्रंथ का समग्र अध्ययन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आचार्य विश्वंभर पाही हमारे इस शताब्दी के ज्ञान वैशेषिक न्याय वैशेषिक दर्शन के प्रगाढ़ विद्वानों में से एक है। उनका उनका ज्ञान केवल न्याय वैशेषिक में सीमित नहीं था, समग्र दर्शन तथा पाश्चात्य दर्शन में भी उनका एक बहुत बड़ी प्रौढ़िमा थी। मैं उसका साक्षी भी हूँ। उनके ग्रंथों के द्वारा मैं स्वयं उपकृत हूँ और मेरे जब शोध छात्र में था उस समय से आचार्य पाही जी का संपर्क में मैं रहा और उनका अनेक ग्रंथों का अध्ययन भी किया, उनके साथ संवाद भी था। उन सारे संवादों में एक शास्त्र को, विशेष रूप से दर्शन शास्त्र को देखने का एक दृष्टि उन्होंने हमें दी है, जो वास्तविक रूप से प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः, नाना दर्शनों का अध्ययन से जो प्रज्ञा विवेक रूप में परिणत हो जाता है, शास्त्र प्रज्ञा विवेक रूप में
एक विजडम के रूप में, विविच्य पदार्थों को देखने की दृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो नाना दर्शन के अध्ययन के द्वारा। यदि स्वतर्कम अनुधावता, स्वशास्त्र के आधार पर, स्वतर्क यानी स्वप्रमाण, स्वशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर, स्वशास्त्रों के विचार पद्धति को आश्रित करते हुए, स्वशास्त्र के तर्कों को मानते हुए यदि कोई जाएंगे तो उनकी सीमा हो जाती है, उनकी ज्ञान का भी सीमा हो जाती है, हम उसको पार नहीं कर सकते। कियद्वा शक्य मुन्ने तुम सतर्कम अनुधावता, इसका मतलब है स्वशास्त्र मात्र से, उनके प्रमाण तर्क विचार पद्धति से हम ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका अनुभव मुझे आचार्य पाही जी का व्याख्यानों से, आचार्य पाही जी का ग्रंथों से मुझे प्राप्त हुआ है। एक मैं स्वयं न्यायशास्त्र का छात्र रहा हूं और विशेष रूप से नव्य न्याय शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात वेस्टर्न लॉजिक, पाश्चात्य तर्कशास्त्र का भी अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उस जमाने में एक पंडित फिलोसोफर प्रोजेक्ट चलता था, उसमें पुरुषोत्तम रेगे जी मुंबई तथा पुणे विश्वविद्यालय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के आचार्य रहे। वह शास्त्रों का अध्ययन उनका कम था, लेकिन वह पाश्चात्य दर्शन के विशेषतः कोपी का एक मैथमेटिकल मॉडल का लॉजिक था, उसका अध्यापन करते थे। तो लॉजिक का एक स्ट्रक्चरल मेथोडोलॉजी का परिचय उसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ। जो हमारे शास्त्रों में उस पद्धति से उनको लॉजिक को हम देखते नहीं थे। पर्वतो वन्यमान धूमात यो धूमवान सस वन्यमान, और वन्यव्याप्य धूमवान अयम पर्वतः तस्मात् वन्यमान, इस तरह के अनुमान व्यवस्था के द्वारा, न्याय वाक्य के द्वारा हम अनुमान करते ही थे। उसमें हमारी चर्चा में ये भी आती थी कि 5 वाक्य चाहिए या 3 वाक्य से हो सकता है या 1 वाक्य से भी अनुमान पूर्ण हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा है। लेकिन उसके अरिस्टोटल के काल से जो न्याय पद्धति वहां भी रही, तर्क पद्धति वहां रही है, वो अंतिम रूप से 20वीं शताब्दी तक वो एक मैथमेटिकल मॉडल के रूप में हो गया। हमने दोनों पद्धतियों को देखा है। एक मेथड है वो प्राचीन पद्धति से, फ्रेगे के बाद जो वेस्ट में कुछ नियमों को, जो सार्वकालिक सत्यों को लेकर उनको अप्लाई करने के बाद, जैसे वहाँ एक्स ए इम्प्लाइज बी, इसका मतलब है नॉट ए और बी, इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज जिन्होंने सार्वकालिक सत्य माना है, उस तरह के फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए कोपी ने एक मेथड अपनाया था। उस मेथड को हमने सीखा, पता चला कि मैकेनिकल हो सकता है, हमारी तर्क पद्धति मैकेनिकल तरीके से हो सकता है, जिसमें हम केवल व्याप्ति और पक्षधर्मता के आधार पर हम जैसे एक वस्तु को, एक अनुमान को समझते हैं, उसी पद्धति को एक मैथमेटिकल मॉडल में, बुलियन अलजेब्रा के मॉडल में हम कर सकते हैं, ऐसा एक प्रतीत हुआ। तो श्री आचार्य पाही जी भी ये मैथमेटिकल मॉडल को जानते थे। उन्होंने प्रयास किया कि क्या इसमें अंतर है, न्यायिक विचार पद्धति में और पाश्चात्य तर्क पद्धति में क्या अंतर है,
इन अंतरों को समझने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, इस विषय में विस्तृत जानकारी हमें मिलती थी। एक दो विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दो महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों के दर्शन के छात्रों को महत्वपूर्ण इन विषयों पे ध्यान देना चाहिए। वैसे तो वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था या ऑन्टोलॉजी के पर ऑन्टोलॉजी उस पे भी आता हूं मैं। ऑन्टोलॉजी जो हम पदार्थ व्यवस्था ऑन्टोलॉजी के रूप में वेस्ट में कहा जाता है, हम प्रमेय व्यवस्था के रूप में, पदार्थ व्यवस्था के रूप में हम जानते हैं। और न्यायिकों की प्रमाण व्यवस्था वेस्टर्न फिलॉसफी में उसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। तो प्रमाण और प्रमेय दोनों व्यवस्थाओं को न्याय और वैशेषिक व्यवस्था के रूप में हमने हमारे भारत में विकसित किया है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो मुझे लगा आचार्य पाही जी का कंट्रीब्यूशन जो हम मान सकते हैं, उन्होंने एक इसका एग्जामिनेशन किया, अनुशीलन किया। उन्होंने कहा क्यों भारत में न्याय वैशेषिक वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था और न्यायिकों की प्रमाण व्यवस्था, इन दोनों की प्रसिद्धि और स्वीकृति क्यों है। आपको आश्चर्य होगा, इन दोनों प्रमाण और प्रमेय व्यवस्थाओं को खंडित करते हुए, इनका खंडन करते हुए अपनी प्रमाण व्यवस्था, अपना प्रमेय व्यवस्था मानने वाले जितने भी दर्शन दर्शन है भारत में, स्कूल ऑफ थॉट हम बोलते हैं, चाहे वो वेदांत हो, अद्वैत वेदांत हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे वो द्वैत विशिष्टाद्वैत वेदांत के हो, या अन्य जैसे जैन, बौद्ध, सारे दर्शनों को भी नैयायिक प्रमाण व्यवस्था और वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का जरूरत होती है। दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब नैयायिकों के संपूर्ण व्यवस्था को खंडन करने वाले न्याय के प्रमाण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, उनकी वाद पद्धति को मानना पड़ेगा। वैसे ही वैशेषिकों की पदार्थ व्यवस्था को खंडन करने वाले भी वैशेषिक पदार्थ व्यवस्थाओं को मानकर ही उनको अपना वाद व्यवस्था, वाद पद्धति को अपनाना होगा। ये भारत में विकसित हुआ है। आई थिंक 12th सेंचुरी के बाद, जब गंगेश के बाद यदि देखेंगे तो एक भाषा भी विकसित हुई, नैयायिकों की एक भाषा भी विकसित हुई। तो तीन बातें हैं, एक प्रमाण व्यवस्था, दूसरी प्रमेय व्यवस्था, तीसरी एक भाषा, नैयायिकों की एक भाषा परिभाषा है, और चौथी इनकी वाद पद्धति। मतलब वाद पद्धति में किस तरह से वादी प्रतिवादी को अपना वाद व्यवस्था को प्रस्तुत करना है, उसमें क्या वाद व्यवस्था में निग्रह स्थान कौन कौन होंगे और निग्रह स्थानों को प्रयोग कैसे करना है, इस विषय में भी सारी व्यवस्थाएं यदि हम देखेंगे तो उनका प्रभाव सभी शास्त्रों में है। तो भारतीय दर्शन व्यवस्था में न केवल दार्शनिक व्यवस्था, बाद में भारतीय न्याय व्यवस्था में, दंड व्यवस्था में, दंड नीति में, न्याय व्यवस्था में, साथ ही धर्मशास्त्र में, उतना ही नहीं समाज के अन्य अन्य विषय पर जब वाद कथा चलती थी, जैसे जाति प्रथा के बारे में जब चर्चा चली, और बनारस में जब अर्थशास्त्र की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, भारतीय राजनीति व्यवस्था में जब चर्चा चली, और उन चर्चाओं में भी, उन वाद कथाओं में भी एक पद्धति जो अपनाई है, वो पद्धति न्यायशास्त्र की पद्धति रही है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब 2000 साल से एक प्रमाण व्यवस्था, एक प्रमेय व्यवस्था और एक वाद पद्धति और परिभाषा, ये चारों व्यवस्थाओं के आधार पर ही भारत की सभी चर्चाएं चल रही है। एक सार्वजनिक जीवन का व्यवस्थापन हो रहा है, हमारे सिद्धांत बन रहे हैं, हमारे मत सार्वजनिक स्वीकृति के साथ सिद्धांत बन रहे हैं न्याय व्यवस्था के आधार पर। तो इसलिए न्याय शास्त्र, न्याय ने जस्टिस अर्थ में नहीं है यहाँ पर, अब दर्शन के छात्र हैं तो सब जानते हैं, न्याय शास्त्र और कणाद के वैशेषिक शास्त्र,
इन दोनों का प्रभाव संपूर्ण भारत का एक दार्शनिक चिंतन पर रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं तो दो ही धाराएं इसमें बहुत बहुत बड़ी प्रभावशाली है, एक सांख्य की व्यवस्था, एक न्याय वैशेषिक की व्यवस्था। बाकी सब आंशिक रूप से प्रभावशाली है, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े प्रमाण से प्रभावशाली है। इन दोनों का अध्ययन जो नहीं करेगा, जो सांख्य का मत नहीं जानेगा, जो न्याय वैशेषिक व्यवस्था नहीं जानता है, वह वास्तविक रूप से किसी दर्शन का अध्ययन नहीं कर सकता है। तो आज मैं 4 बिंदु पर विशेष रूप से विश्वम्भर पाही जी का एक व्याख्यान से उनकी जो दृष्टि थी उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वो उनका एक नया सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया। क्यों न्याय वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था, न्यायिक प्रमाण व्यवस्था और वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था, इन दोनों का प्रभाव भारत में क्यों चला है, उसका कारण है वह है हमारे शास्त्र जो भी होते हैं उनके प्रमेय को हम वो 3 जगह से लेते हैं। मान के चलिए मैं यदि मेरा ही एक मत प्रतिष्ठापना करना चाहता हूं तो मुझे कहां से कंटेंट मिलेंगे। एक जो है लोक, सामान्यतः जो प्रपंच है, प्रपंच से मुझे विषय मिलेगा, उस विषय को लेकर मैं मेरे सिद्धांत का प्रतिष्ठापना मैं करता हूं। तो प्रपंच से बाहर तो नहीं है कोई दार्शनिक, इसलिए प्रपंच से पदार्थ मिलेंगे मुझे। जैसे हमारे सामने जल है, वायु है, मेरे सामने मोबाइल है, पुस्तक है, टीवी है, और यहाँ इतने पदार्थ है हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए, वस्त्र है, कार है, ये सारे पदार्थ मुझे मिलेंगे प्रपंच से। इनका मैं विवेचन करके मैं उनके एक जाति में, वर्ग में उनको बांटकर मैं उसको नाम दे सकता हूं। तो एक व्यवस्था है, पदार्थ लोक से मिलेंगे, और दूसरे पदार्थ मिलेंगे हमारे शास्त्रों से, दूसरे शास्त्र में भी। जैसे मुझे यदि समास एक पदार्थ है, मेरे शब्द एक पदार्थ है, तो मैं स्वयं शब्द पदार्थ के बारे में, समास के बारे में या तो कारक के बारे में विचार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो व्याकरण से प्राप्त हो जाता है। तो अन्य पदार्थ से, अन्य शास्त्रों से भी मैं कुछ संकल्पनाओं को लेता हूं, कुछ कंटेंट लेता हूं, जो कंटेंट मुझे अन्य दर्शन के माध्यम से मुझे प्राप्त होगा। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है जो अन्य शास्त्रों से मिलता है, या तो उस पदार्थ से या तो स्वयं लोक से मिलता है। तीसरी कैटेगरी है वो स्वयं अपने शास्त्र में उसको कल्पित किया है, प्रमाण के आधार पर स्वयं शास्त्रकार ने अपने शास्त्र में उन पदार्थों को, उन कंटेंट को या तो उन्होंने स्वीकार किया है, जिसको वो अपने स्वयं स्वशास्त्र के प्रमेय के रूप में वो प्रस्थापित करता है। तो स्वशास्त्र के प्रमेय कुछ होते हैं, लोक सिद्ध प्रमेय कुछ होते हैं, या तो शास्त्रांतर सिद्ध प्रमेय कुछ होते हैं। 3 तरह के प्रमेय हमें मिलते हैं। हमारे शोध छात्रों को इसको नोट करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोल रहा हूं। श्रुतम हरति पापानिवत, आप एक श्रवण करके उसको छोड़ना नहीं है। स्वशास्त्र सिद्ध प्रमेय और परशास्त्र सिद्ध प्रमेय, और तीसरा है लोक सिद्ध प्रमेय। इन तीनों को लेकर कोई शास्त्रकार अपना शास्त्र व्यवस्था को बनाता है। जैसे लोक सिद्ध प्रमेय जो होते हैं, जैसे मुझे स्वर्ण को लिया, उदाहरण में हमेशा बोलता हूं, स्वर्णकार जब स्वर्ण लेता है, स्वर्ण से मतलब गोल्ड से आभूषण बनाता है, या तो कोई वस्तु बनाता है, या तो काष्ठ निर्माण करने वाला व्यक्ति काष्ठ को लोक से लेता है, उसके बाद उसको वस्तु निर्माण करता है, उसके प्रतिमा निर्माण करता है, या तो आसंद का निर्माण करता है, या तो टेबल का निर्माण करता है, या तो कोई किसी वस्तु का काष्ठ से निर्माण करता है। जैसे बंबू एक पदार्थ को लेकर उसे वेणु बना सकता है, या तो एक चेयर बना सकता है, या तो कोई वस्तु उससे बना सकता है। तो
कलाकार जैसे लोक से वस्तु लेकर उसका अनेक आकार बनाता है, उसमें लोक सिद्ध वस्तु का साक्षात प्रयोग नहीं करता है। ये देखिए, स्वर्ण जब स्वर्णकार लेता है तो वो स्वर्ण को यथावत उनका विनियोग नहीं होता है। स्वर्ण को पहले अपने तरह से वो पुटीकरण करता है। इसका मतलब है उसको शोधन करता है स्वर्ण का। तो स्वर्ण लोह का शोधन करते उसमें जो अस्वीकार्य लोह है उसको निकालता है, शुद्ध स्वर्ण को बनाता है। शुद्ध स्वर्ण बनने के बाद उस शुद्ध स्वर्ण में जितनी मात्रा में अन्य लोहों का स्पर्श चाहिए उतनी मात्रा में अन्य लोहों को जोड़कर बाद में वो हार या कंकण बनाता है। तो स्वर्ण पदार्थ से जब एक नया आभरण मिलेगा तो वो अपने तरफ से कुछ जोड़ता है, पहले जो था उसको निकाल देता है। ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए लोक सिद्ध पदार्थों को शास्त्रकार साक्षात विनियोग नहीं करता है, उसको परिष्कृत करता है। लोक सिद्ध पदार्थ के लक्षण मुखेन, लक्षण के द्वारा उन पदार्थों का एक विश्लेषण करते हुए उन पदार्थों का लक्षण मुखेन उनका परिष्कृत रूप लेता है, जैसे शुद्ध रूप के स्वर्ण लेता है। उसके बाद उसमें जो अपने तरफ से जोड़ना है जोड़कर उसको नई व्यवस्था में उपयोग करता है, विनियोग करता है। ये शास्त्रकार की पद्धति है। इसलिए शास्त्रों में जो पदार्थ विनियुक्त है वो लोक में आंशिक उपलब्धि होते हैं, पूर्णशः उनकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था में जो द्रव्य है या द्रव्य में पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, ये सारे लोक सिद्ध वायु नहीं है, लोक सिद्ध पृथ्वी नहीं है, लोक सिद्ध जल नहीं है, ये परिष्कृत जल है। इसका मतलब है जल का मैंने एक निरूपण किया है, शीतस्पर्शवत्यः आपः, शीतस्पर्शवत्वम जल से लक्षण, शीतस्पर्शवत्व लक्षण के साथ जो जुड़ता है वो जल के जाति में आता है, मतलब जल के वर्ग में आता है। ऐसे पृथ्वी, जो हमें पृथ्वी लगता है वो पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल दिक, तो इन पदार्थों का विभाजन कर द्रव्यों का व्यवस्था करने में जो पृथ्वी में जो जोड़ा गया है उसका लक्षण है गंधवत्वम पृथ्वी लक्षण। तो गंध जहां रहता है, गंध मूल द्रव्य जो है उस परमाणु के द्वारा निर्मित सभी पदार्थ पृथ्वी पदार्थ होते हैं। इसलिए उनके पांचभौतिक पदार्थ है ही नहीं। देखिए नैयायिक वैशेषिक व्यवस्था में पांचभौतिक ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो हम पांचभौतिक मानते हैं लोक में। जैसे हमारा शरीर हम मानते हैं पांचभौतिक है, लेकिन वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था में पांचभौतिक कोई वस्तु ही नहीं है। पंचभूत से एक वस्तु का निर्माण ही नहीं होता है, केवल इसलिए इस शरीर को पार्थिव मानते हैं। यद्यपि जल है उसमें, लेकिन जल अलग तत्व है, पृथक एक तत्व है, इसलिए वो पांचभौतिक पदार्थ ही लोक में यदि सिद्ध है पांचभौतिक पदार्थ, यद्यपि लोक सिद्धम पांचभौतिकम पदार्थम स्वीकृत्य पृथिव्यप्तेजो भेदेन पंचभूतत्वेन निर्दिशति शास्त्रकारः प्रत्येकं पदार्थस्य लक्षणं निरूपयति, लक्षणमुखेन परिष्कृतं करोति, एवञ्च परिष्कृता पृथिवी एव तत्र पदार्थः, न तु पांचभौतिकः कश्चन पदार्थः। यदि आप स्वर्ण लेंगे, लोक में सिद्ध स्वर्ण लेंगे, या वैशेषिकों के लिए ये पार्थिव नहीं है, एक पार्थिव भाग उसमें है, लेकिन लोह जो है वो पार्थिव है, लेकिन तेजोमय जो स्वर्ण है वो पार्थिव है ही नहीं, वो तो तेजोमय है, इसलिए उनको स्वर्ण को तेजस में अंतर्गत करते हैं, अंतर्भावित करते हैं। तो इसलिए आप लोक में जो सिद्ध पदार्थ है वो शास्त्रकार पदार्थ ही नहीं है। वो लोक में जो पदार्थ है वो शास्त्रकाल के कभी कभी 2 पदार्थ हो जाते हैं, तो कभी कभी 5 पदार्थ हो जाता है, कभी कभी वो एक ही पदार्थ में हो जाता है। इसलिए लोक सिद्ध पदार्थ का लक्षण मुखेन परिष्कार करते हुए शास्त्रकार अपना एक पदार्थ व्यवस्था बनाता है। ये एक पहली दृष्टि है। इंद्रियों में भी ऐसा है। इंद्रियों का संबंध भी यदि देखेंगे तो जो एक एक व्यवस्था के संबंधित एक एक इंद्रिय है, तो उस विषय पे छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है
पदार्थ व्यवस्था का निर्माण करने में लोक व्यवस्था के अतिरिक्त एक शास्त्र अपना एक पद्धति लेके आता है। दूसरा, एक हो गया लोक सिद्ध पदार्थ, शास्त्रांतर सिद्ध पदार्थ को अपनाना कैसे, इस विषय में भी मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे वास्तविक रूप से द्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, वाद परंपरा है, आप हमें जानकारी लेना चाहिए। न्याय द्वैत दर्शन में भेद माना जाता है, भेद को तत्व के रूप में माना जाता है, अद्वैत में अभेद। तो जीव ब्रह्म दोनों को अभेद मानने वाले अद्वैतवाद है। प्रपंच का मायावाद, प्रपंच सब माया है, ये अनिर्वचनीय है, इसका कोई सत्यत्व नहीं है, ऐसे मानने वाले हैं। उसके विपरीत में द्वैत सिद्धांत में प्रपंच भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, सारे भिन्न है। इन दोनों के बीच में जब वाद कथा चलती है, उन दोनों को सामान्य रूप से स्वीकार्य होने वाला कुछ प्रमाण होना चाहिए, कुछ प्रमेय होना चाहिए, नहीं तो वाद कथा ही नहीं चलेगी। उदाहरण के रूप में उनका दोनों के पक्ष में समान रूप से स्वीकार्य प्रमाण होते प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द। इन तीनों को वो मानकर चलते हैं, क्योंकि अद्वैत दर्शन में षड प्रमाण माना गया है, द्वैत दर्शन में 3 प्रमाण माना गया है। इन दोनों के बीच में यदि वाद कथा चलेगी तब विवादग्रस्त हो जाएगा विषय। यदि अद्वैतवादी यदि उनके अपने तरफ से अनुपलब्धि को प्रमाण, अर्थापत्ति को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करेगा तो द्वैतवादी नहीं मानेगा। द्वैतवादी अपने तरफ से कुछ प्रमाण को मानेगा तो अद्वैतवादी नहीं मानेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक व्यवस्था के रूप में एक प्रमाण व्यवस्था चाहिए, तो वो नैयायिक प्रमाण व्यवस्था है। नैयायिकों की जो प्रमाण मर्यादा है, प्रमाण व्यवस्था है, उनको मानकर दोनों अपने अपने वाद को रखते हैं। तो दोनों के लिए स्वीकार्य एक व्यवस्था जो है वो नैयायिकों की व्यवस्था है। वास्तविक रूप से दोनों दार्शनिक नैयायिकों को नहीं मानते हैं, अपने दर्शन में न्याय का खंडन करते हैं। द्वैतवादी भी न्याय के खंडन करते हैं, अद्वैतवादी भी न्याय के खंडन करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर नैयायिक प्रमाण व्यवस्था को मानकर ही वाद कथा में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये विशेष है। क्यों मानने लगे, इसका भी एक कारण है। इसका कारण जो मुझे बहुत अच्छा जो सीख मुझे आचार्य विश्वम्भर पाही जी के लेखों से मिला है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। He would always argue with he coins a new word, new terminology. Acharya Vishwambhar Pahi coins a new terminology, that is content neutral concept. Content neutral concepts that are proposed by Nyaya Vaisheshik philosophy are the instruments for the rest of the schools of thought. कॉन्सेप्ट न्यूट्रल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं। मैथमेटिक्स में देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अन्य वैज्ञानिक धाराओं में जो अपनी धारा को चलाने के लिए एक जो मूलतः एक कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कॉन्सेप्ट कहां से मिलते हैं? वो मैथमेटिक्स से मिलता है, गणित से मिलता है। जो गणित में जो नंबर्स है, गणित में जो नंबर्स दिया गया, जिन नंबर के बारे में फिजिक्स को भी नंबर एक टूल है, क्योंकि वहां यदि क्वांटिफिकेशन करना है, फिजिक्स में आपको परिमाण निकालना है, वो नंबर के द्वारा परिमाण निकालना पड़ेगा। तो उसकी ऑपरेशन यदि मतलब फिजिक्स में यदि कुछ कैलकुलेशन करना है तो मैथमेटिक्स का साधन चाहिए। तो इसलिए मैथमेटिक्स का जितने भी प्रोपोजिशंस है, मैथमेटिक्स अपने आप में एक दर्शन है मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में जितने भी प्रोपोजिशंस है, जितने भी ऑपरेशंस है, जितने भी पदार्थ व्यवस्था है, उनके संबंध है, उनके फंक्शन है, सारी व्यवस्थाओं को फिजिक्स मानकर ही चलेगा। यदि फिजिक्स नहीं मानेगा तो फिजिक्स ही आगे नहीं जाएगा। जैसे फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स है, वैसे भारत के सभी दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है वो 2-3 है। उनमें से नैयायिकों की प्रमाण व्यवस्था, वैशेषिकों की प्रमेय व्यवस्था। इनमें से जो कॉन्सेप्ट न्यूट्रल कॉन्सेप्ट्स है, मतलब प्रमेय विशेष पर पक्षपात न करते हुए अपक्षपाती कुछ प्रमेय होते हैं,
जैसे भेद है, जैसे अभेद है, जैसे आप जो सेट थ्योरी में सेट एंड सबसेट है, वो सेट एंड सबसेट व्यवस्था वो सेट थ्योरी में, गणित के सेट थ्योरी में है, उनको किसी दर्शन के लिए वो चाहिए, किसी दर्शन के लिए विरोधी भी नहीं है, वो लोक व्यवस्था से मिलती है, परिष्कृत है, किसी दर्शन के लिए विरोधी नहीं है। इसलिए जैसे सेट एंड सबसेट व्यवस्था को सब मानकर चलते हैं, वैसे ही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आज समय कम होने के कारण से मैं कम से कम 10-15 उदाहरण में देना सकता था, लेकिन एक उदाहरण देता हूं, समवाय। जैसे हम सब लोग जानते हैं, जो समवाय को जानते हैं, जो दो पदार्थ जो होते हैं, दोनों पदार्थों में से एक अविनाभाव संबंध है, अयुत सिद्ध संबंध है, उन दोनों के बीच में समवाय एक पदार्थ, संबंध पदार्थ माना गया है। वो दिस इज प्रपोज्ड बाय वैशेषिक पदार्थ, वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था में जो अयुत सिद्ध पदार्थ है, उन दोनों के बीच में संबंध के रूप में समवाय को माना गया है। समवाय के लिए कोई प्रमाण नहीं है। समवाय के लिए प्रमाण क्या है? अयुत सिद्धों के बीच में एक अनुमान के द्वारा समवाय की व्यवस्था की गई है न्याय वैशेषिक शास्त्रों में। वैसे समवाय पदार्थ को सांख्य भी नहीं मानते हैं, समवाय पदार्थ को, क्योंकि वो अभेद मानते हैं। जैसे मान के चलिए, इस मेरे सामने एक पुस्तक है, ये शुद्ध रूप से ये श्वेत वर्ण है, इस पत्र में यदि श्वेत वर्ण है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। पत्र क्या है? पार्थिव है, पृथ्वी से बना है। ये जो इनके अंदर श्वेतिमा रूप है, वो गुण है। गुण अलग है, द्रव्य अलग है। ये द्रव्य गुणों को अलग अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई श्वेतिमा रूप को पेपर से अलग करके कोई नहीं दिखा सकता है, तो इसलिए इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से दाह गुण को, दाह क्रिया को सब पृथक करके कोई नहीं दिखा सकता है, वैसे ही सूर्य के किरणों में जो वर्ण है, उनको अलग करके कोई नहीं दिखा सकता है। और जो वायु में जो स्पर्श है, उसको स्पर्श अलग करके वायु को अलग नहीं कर सकता है कोई। और वैसे ही एक घट मान के चलिए, इसमें कंप्यूटर निर्माण हुआ है, कंप्यूटर के अवयवों में जो कंप्यूटर पदार्थ बना है, वो पदार्थ, उस पदार्थ को अलग करके नहीं दिखा सकते। चेयर के जो अवयव है, 4 उनके अवयव है, पाद है, उनके अलग करके चेयर को दिखा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसे पदार्थ जो अयुत सिद्ध है, साथ ही रहते हैं, इनके बीच में क्या संबंध है? सांख्य बोलता है अभेद संबंध है, एक ही पदार्थ है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दो पदार्थ है ही नहीं, वहां पर एक ही पदार्थ है। उसी मत को मानते हुए सारे द्वैत अद्वैत दर्शन दार्शनिक जितने भी है, सारे अभेद मानते हैं पदार्थों के बीच में, द्रव्य गुण के बीच में अभेद मानते हैं। लेकिन जब वो वाद पद्धति को अपनाते हैं, अपने मत को विकसित करने के लिए, द्वैतवादी अद्वैतवादी से, अद्वैतवादी सांख्य से, सांख्य मीमांसक से जब वाद करते हैं, तो सारे लोग समवाय मानते हैं, समवाय को मानकर चलते हैं। समवाय पदार्थ है, अविद सिद्ध में बीच के समवाय पदार्थ है, समवाय को मानकर चलते हैं, वो विरोध नहीं करते। समवाय एक ऐसा पदार्थ है जो प्रमेय विशेष, चाहे द्वैत हो, चाहे अद्वैत हो, चाहे सत्कार्यवाद हो, चाहे असत्कार्यवाद हो, इनके बीच में उनका कोई पक्षपात नहीं है। ऐसे प्रमेय विशेष में, मत विशेष में पक्षपात न करने वाला एक पदार्थ व्यवस्था को वैशेषिक ने दिया है। उसके आधार पर सभी वाद पद्धति चलती है, सभी शास्त्रों का अपना मत चलता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे व्याकरण में यथा संख्य मनुदेश समानाम, समत्व निर्णय करने के लिए, स्वावर्ण निर्णय करने के लिए कई पदार्थों का विनियोग किया जाता है। यथा संख्या का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही भेद का प्रयोग किया जाता है। दो वर्णों के बीच में सावर्ण स्थापित करने के लिए भेद का प्रयोग करते हैं, अभेद का प्रयोग करते हैं, स्थानैक्य का प्रयोग करते हैं, क्वचित ऐक्य, क्वचित भेद। इन व्यवस्थाओं को क्या
पाणिनि ने स्वयं इसको भेद को, अभेद को या यथा संख्या को कल्पना की है? नहीं की है। पाणिनि का विषय ही नहीं है वो। पाणिनि का विषय वर्ण है, संधि है, समास है, कारक है। तो इन कारक, संधि, समास, वर्ण इत्यादि व्यवस्था को निर्माण करने के लिए पाणिनि ने भेद, संख्या, अभेद इन सारे पदार्थों का प्रयोग किया है। ये सारे पदार्थ इनके लिए शास्त्रांतर से सिद्ध होता है। वैसे ही नैयायिकों के प्रमाण और वैशेषिकों के पदार्थ, ये सारी व्यवस्था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इन सारे पदार्थों का विनियोग यदि हम देखेंगे अन्य शास्त्र में भी उनका विनियोग होता है। जैन में भी, जैन दर्शन का एक आप प्रमेय कमल मार्तांड एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें भी नैयाय वैशेषिक पदार्थ व्यवस्थाओं के आधार पर, वैसे तो वैशेषिक नहीं मानते हैं वो, क्योंकि जैन ही अनेकांतवादी है, उनकी प्रमेय व्यवस्था ही अलग है, फिर भी अपने वाद को दूसरों के लिए मंडित करने के लिए प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को मानकर चलते। दिस इज कॉन्सेप्ट न्यूट्रल, मतलब कुछ प्रमेय विशेष, अपक्षपाती प्रमेय व्यवस्था, ये व्यवस्था वैशेषिक प्रमेय व्यवस्था है, ऐसा एक नया परिचय आचार्य पाही देते हैं। तो मुझे लगता है कि आचार्य पाही जी की ऐसी एक दृष्टि है जिस दृष्टि के द्वारा हम दर्शनों का एक नया रूप हमारे सामने आ जाता है। वैसे और एक मैं दो उदाहरण इस ग्रंथ से भी देना चाहता हूं मैं, इसलिए आप ये मत समझिए कि आचार्य पाही जी का ग्रंथ केवल मूल ग्रंथों में जो लिखा गया है उसका अनुवाद मात्र है, बिल्कुल मत सोचिए। और उनके मस्तिष्क में जाकर एक नया रूप लेकर न्याय शास्त्र, न्याय वैशेषिक शास्त्र हमारे सामने है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे एक उनके संतानवाद, नित्यवाद, नित्यवाद के दो प्रमुख धाराएं यदि आप आरंभ से ही देखेंगे, ये नई दृष्टि आपको मिल जाती है। क्योंकि भारत का जो पदार्थ व्यवस्था में जो देखने, नित्यवाद कुछ है, मतलब संपूर्ण पदार्थ वास्तविक रूप से नित्य है, उसमें कोई अनित्य नहीं रहता है। और ये भी पदार्थवाद है, पदार्थ को अनित्य मानते हुए, सारे पदार्थ को अनित्य नित्य को न मानते हुए चलने वाले कई वाद हमारे सामने हैं, जैसे चार्वाक भी है। और कई संतानवाद है बौद्धों का, मतलब वस्तु कोई नहीं है लेकिन वस्तु के संतान यहां चल रहा है। तो नित्य वस्तु को न मानते हुए आत्मा को भी संतान के रूप में देखने वाले बौद्धवाद ही है। लेकिन इन दोनों धाराओं के, नित्यवाद के दोनों धाराओं के ये जो प्रमुख धारा याज्ञवल्क्य और काणादी है, ये जो व्यवस्था हमें दिखाई देता है, ये केवल आचार्य पाही जी के ग्रंथ में दिखाई देता है। और आगे जाकर मैंने ये भी देखा है, शास्त्र निर्माण में अबाधित प्रतीति के, जैसे यथोपलब्धि व्यवस्था न्याय और अन्यथानुपत्ति न्याय, ये दोनों न्यायों को लोक प्रतीति, शास्त्र का बौद्धिक स्वरूप, इसमें मुझे जो अच्छा लगा है वो बहुत ही लाघव युक्ति के बारे में उन्होंने जो बताया है, मुझे लगता है मैंने इस तरह के शास्त्र दृष्टि कभी नहीं प्राप्त किया है। 10-12 साल के न्याय शास्त्र के अध्ययन के बाद जब हम आचार्य पाही जी को व्याख्यान करते हुए सुना, उस समय हमें जो प्राप्त हुआ है, जैसे एक लाघव युक्ति है। हम यदि देखेंगे हमारे सभी शास्त्रों को, चाहे पाणिनि, चाहे न्याय शास्त्र, चाहे अन्य दर्शनों के बीच में तुलना शुरू करेंगे, तुलना करने के बाद किस मत को अपनाना है, यदि मत परीक्षण करते हुए हमें यदि कोई मत को स्वीकार करना है, वह मत हमेशा अंतिम रूप से वाद रुकता है, वो लाघव गौरव प्रश्न में रुकता है, प्रमाण में नहीं रुकता है। क्योंकि प्रमाण के आधार पर सबको सब प्रमाण है, मतलब मान के चलो मेरा प्रमाण आपका प्रमाण समान है, मेरा प्रत्यक्ष और आपका प्रत्यक्ष समान है, मुझे जो दिखाई देता है आपको भी दिखाई देता है, तो हम दोनों के बीच में क्यों अंतर आया है? हम दोनों के बीच में इसलिए अंतर आया है अंतिम रूप से लाघव के कारण से। मेरा शास्त्र में जो प्रस्तुत विचार वो लघुभूत है, वो उसमें लाघव है या आपके विषय में लाघव है। तो अंतिम रूप से शास्त्रों के बीच में यदि एक शास्त्र में भी यदि दो मतों के बीच में यदि निर्णय करना है तो लाघव शास्त्र जो है, लाघव तर्क जो है बहुत
मुख्य भूमिका निभाता है, इस विषय में भी मैंने बहुत प्राप्त किया है। तो मूलभूत से इन शास्त्रों के विकास क्रम में न्याय वैशेषिक व्यवस्था में मैंने और एक देखा है, जो द द द चाहे न्याय हो वैशेषिक हो, वी बिलीव इन, बिकॉज मुझे तो एक वैशेषिक के रूप में बहुत बड़ा संस्कार मेरे मन में दृढ़ है। मैं पदार्थों को कैसे देखता हूं, मुझे पदार्थों को देखने की जो तरीका सिखाया गया है वो एक ऐसा संस्कार है। ऑल कैटेगरीज आर डिस्क्रीट। दुनिया में सभी पदार्थ भिन्न होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। उनमें संबंधों के द्वारा पदार्थ निर्माण किया जाता है, प्रयोजन के आधार पर पदार्थों का निर्माण किया जाता है, वैशेषिकों का मानना है। जैसे परमाणु है, दो परमाणु मिलकर जणुक बनते हैं, कुछ जणुक मिलकर त्रिणुक बनते हैं, त्रिणुक चतुर्णुक बनते हैं, चतुर्णुक जो पदार्थ व्यवस्था के रूप में बनते हैं, उसके बाद में एक घड़ा के रूप में या तो हमारे सामने जो मोबाइल के रूप में खड़ा हो जाता है। हमारे सामने जो मोबाइल है वो बहुत परिमाण जो परमाणुओं का एक परिणाम है। मतलब ये आरंभवाद का मूल दृष्टि जो है, पदार्थ हमेशा डिस्क्रीट होते हैं, उनके बीच में संबंध के द्वारा एक परिमाण बनता है, परिणाम बनता है, परिणाम के द्वारा एक परिमाण बनता है, नया परिमाण के साथ नया परिणाम जो निकलता है वो परमाणु मूल आश्रित है। इस व्यवस्था को जो खड़ा किया है ये एक दृष्टि है, ये आरंभवाद दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है, वस्तु नया कुछ नहीं है, वस्तु में नयापन कुछ नहीं है, जो वस्तु पहले था वही विकसित रूप से हमारे सामने पदार्थ के रूप में विकसित हुआ है, वो मानने वाले सांख्य है। जैसे प्रकृति से सारे वस्तु निष्पन्न हुए हैं, ये वस्तु पहले से प्रकृति में ही है, ये प्रकृति से बाहर कुछ है ही नहीं। तो वस्तु नया नहीं है, लेकिन वो केवल आविष्कृत हो जाता है, परिष्कृत होकर आविष्कृत हो जाता है। इस रूप से जब देखेंगे तो ये आरंभवाद से भिन्न होकर एक विकासवाद है। वो तीसरा वाद है शून्यवाद। मतलब जहां केवल अंतिम रूप से हम अद्वैतवाद में भी ब्रह्म से हम जो प्रपंच दिखता है तो आभास मात्र है। तो इस तरह तीसरा वाद है। तो इन तीनों को यदि हम समझना चाहते हैं तो मूलतः न्याय वैशेषिक और सांख्य में इन दोनों का बीज रहा है। एक तरह से परमाणु से जो सृष्टि मानने वाले वैशेषिक संबंधों की कल्पना की है, उनको चाहिए तो इसलिए वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था में पदार्थ से ज्यादा संबंधों की परिकल्पना बहुत मुख्य है। क्योंकि शास्त्र ने क्या दिया है, शास्त्र ने पदार्थ को नहीं दिया है, शास्त्र ने पदार्थ व्यवस्था के लिए संबंध दिया है। संयोग, समवाय, स्वरूप इत्यादि संबंधों की परिकल्पना की है। लेकिन अन्य दर्शन में संबंध है ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ एक ही बचता है। इसलिए पदार्थों की एक नई नई परिकल्पना कैसे आई है, उसमें परिणामवाद के रूप में उन्होंने परिणामों को मूल वस्तु से जोड़कर एक ही वस्तु अन्यान्य परिणाम के रूप में वो निकला है, ऐसा संबंध ही नहीं है। वहां पर संबंध के बिना नया पदार्थों की सृष्टि के बारे में विचार किया गया है। तो न्याय वैशेषिक व्यवस्था जो है संबंध मूलक व्यवस्था है। यह दृष्टि प्रायशः मुझे लगता है कि किसी दर्शन में इस तरह की दृष्टि नहीं मिलती है। और तीसरी, न्याय वैशेषिक व्यवस्था में असत्य नहीं है। असत्य तो कैसे हो सकता है, असत्य सत्य नहीं हो सकता है, असत्य की कल्पना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि सारा सत्य है, सभी सच्ची है। इसलिए पद और पदार्थ व्यवस्था जो न्याय वैशेषिक दर्शनों ने किया है, एक पद है उसके लिए पदार्थ भी है, पद के बिना पदार्थ हो नहीं सकता है, पदार्थ के बिना पद नहीं हो सकता। इसलिए पदार्थत्वमेव अस्तित्वस्य मुख्यम लक्षणम, सत्तायाः मुख्यम लक्षणम। लेकिन उनकी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, असत को माना नहीं है, लेकिन
वस्तु के उत्पत्ति से पहले वस्तु असत के रूप में था, वो सत बन गया। असत कार्यवाद मानते हैं। कार्य जब बना है, कारण से जब कार्य बनता है, वो पहले असत था, बाद में सत हो गया। इसको मानने वाले न्याय वैशेषिक ही है। जिसके पदार्थ व्यवस्था में असत का कोई स्थान नहीं है, उनको असत को मानना पड़ रहा है। तो ये भी एक आयरनी है, ये भी एक चीज है। लेकिन जो वास्तविक रूप से सभी को सत्य मानते हैं, सत्कार्यवादी, सृष्टि से पहले वस्तु भी सत्य है, सृष्टि के बाद भी सत्य है, उनमें उनको अपने भ्रम व्यवस्था निर्माण करने के लिए असत्य को मानना पड़ रहा है। न्याय वैशेषिक को सृष्टि के व्यवस्था निर्माण करने के लिए असत्य को मानना पड़ रहा है, और सांख्य को भ्रम व्यवस्था निर्माण करने के लिए असत्य को मानना पड़ रहा है। तो ये एक आयरनी जो शास्त्रीय व्यवस्था में कई जो प्रश्न उठते हैं, इस प्रश्नों को भी हम आचार्य विश्वंभर पाही जी के ग्रंथों में देख सकते हैं। तो आज वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श जो आप अध्ययन कर रहे हैं, ये मान के चलिए, ये पद्धति कोई शास्त्र में लिखित रूप से किसी शास्त्र में वो मिलता नहीं है। वो केवल पाही जी ने हमारे न्याय वैशेषिक शास्त्रों का गंभीरता के पूर्वक अध्ययन करने के बाद उनको जो ये पद्धति मिली है, उस पद्धति को अपने ग्रंथों में उन्होंने वर्णित किया है। मुझे लगता है कि ये केवल सागर के तल पर जाकर केवल एक अच्छा रत्न को जानने वाला व्यक्ति ही रत्न को लेके आ सकता है। उनके रत्न हमें मिले हैं इन 3-4 दिनों में। मुझे विश्वास है डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी ने, वो बहुत हमेशा वो एक क्रियाशील विद्वान है, मुझे उनके बारे में बहुत हमेशा अभिमान लगता है। हमारे आचार्यों में से ऐसा दर्शन विभाग में हमेशा एक एक्टिव अपने तरफ से इस तरह के आयोजन में वो तत्पर रहते हैं। इस व्यवस्था को निर्माण करने के लिए दर्शन विभाग के सभी मेरे अध्यापक बंधु तथा इस कार्यक्रम के मूल संचालक तथा अध्यक्ष आचार्य लोकमान मिश्र जी, सबको मैं मेरे तरफ से आए हुए सभी विद्वज्जन आचार्यों को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। प्रणाम। आचार्येभ्योऽपि धन्यवादाः। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते, कस्यचिदपि कार्यस्य निर्विघ्न समाप्ति कामो मंगलम आचरेत् इति अस्माकं परंपरा वर्तते। शास्त्रे वयं मंगलम नमस्कारात्मकं, वस्तु निर्देशात्मकं, आशीर्वादात्मकं इति त्रिधा अंगीकुर्मः। मया अत्र त्रिविधं मंगलम आचर्यते। आदौ वर्खेडी महोदयानां विषये किमपि मंगलम अहं प्रस्तौमि। नमस्कारात्मकं मंगलाचरणम्। श्रियः निवासः इह जगति यत्र कुत्रापि राजते, विश्वविद्यालये अस्मिन् दृश्यते ते नमो नमः। इदानीम् आशीर्वादात्मकं मंगलाचरणम्। श्रियः निवासः यत्रास्ति वर्खेडीति प्रकीर्तितः, कुलस्य पतिरस्माकं प्रेयः श्रेयस्करो भवेत् इति आशीर्वादात्मकम्। इदानीं वस्तु निर्देशात्मकं मंगलाचरणम्। घटं घटत्वं स्वर्णं च लोकशास्त्रात् प्रचोदितः, वैशेषिकस्य तत्त्वानां गूढार्थं सरलीकृतं, विश्वंभर पाहि वर्याणां ग्रंथे दृष्टिः कथं भवेत्, अध्येतव्यं कथं ग्रंथः भवता सर्वं प्रबोधितम्। धन्यवादः श्रीमन्। व्यस्ते अपि समये भवान् बहु किमपि अधीत्य अस्मान् नवनीत रूपं यत्किमपि
दत्तवन्तः तस्य कृते हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। कार्तज्ञं विनिवेदयामः जयपुर परिसर परिवार पक्षतः पुनः अस्माकं अस्याः कार्यशालायाः ये संयोजकाः सन्ति स्नेही महोदयाः, तेषां प्रेरणया अयं कार्यक्रमः अद्य प्रारब्धः। अन्ते अपि भवान् यदि अत्र आगत्य किञ्चित् शृण्वन् अस्मान् बोधयति यत् कथम् अस्माभिः अधीतं, यद् भवता उक्तं तद्वदेव अस्माभिः अधीतम्, अवगतम्, अवबोधितं न वा इति, तर्हि धन्यताम् अनुभविष्यामः पुनः। वारं वारं धन्यवादं वितनोमि। धन्यवादाः। राष्ट्रगीत के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं सर? नहीं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अत्रैव उपविशन्तु प्रतिभागिनः, अतिथयः तु गमिष्यन्ति एव। प्रतिभागिनां कृते अपि सूचना अस्ति, पुनः अग्रिमं सत्रं सार्धद्विवादनतः एव प्रारभ्यते। आचार्याः